हेलो गाइस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती किसी काम की वजह से। हो सकता है मैं भी बिजी हो जाऊं, आप भी कभी कभी बिजी हो सकते हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी क्लासेस नहीं आएंगी या आपको क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। आप टेंशन ना लो, अभी टाइम है और आपके एग्ज़ाम से पहले जितना सोचा है उतना पक्का करवा दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा वो रखा करो कि हाँ चलो आज नहीं तो कल वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मैंने ऐसा देखा है कि मैं एक दिन चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करती, एक दो विकेट गिरने लग जाते हैं, मतलब सब्सक्राइबर के। तो कोई ना, वो तो एक दो घटते बढ़ते रहते हैं। पर एक वो चीज़ होती है कि यार एक दिन कंटेंट ना डालो और आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है तो थोड़ा बस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज अपन लोग पेशीय तंत्र के सवाल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे मनुष्य के कंकाल के विभिन्न भागों के युग्म तथा कंकालीय वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, ये कंकालीय भागों के युग्म है और ये वर्ग दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से 3 युग्म तो ऐसे हैं जो कि सुमेलित है और एक कौन सा है गलत है, मतलब अलग दे रखा है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो, कंकालीय भागों के युग्म की बात करते हैं तो स्टर्नम तथा पसलियाँ किस में आती है। तो ध्यान रखना, स्टर्नम और पसलियाँ जो है वो अक्षय कंकाल के अंदर ही आती है, मतलब ये तो करेक्ट है। ठीक है, ह्यूमरस तथा अल्ना भी उपांगीय कंकाल में आती है, ये भी करेक्ट है। मेलियस तथा स्टेपीज जो है वो कर्ण अस्थियों में आती है, ये भी करेक्ट है। मतलब तो इस ऑप्शन के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, क्योंकि क्लेविकल तथा ग्लिनोइड गुहा जो है वो श्रोणि मेखला में नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लंबी अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो लंबी अस्थियां होती है ना, उसके सिरे आपस में किस चीज़ से जुड़े होते हैं, पेशियों से, कंडरा से, उपास्थि से या स्नायु से। तो ध्यान रखना, अस्थियों के सिरे आपस में किससे जुड़े होते हैं, स्नायु से। निम्न में से कौन सी एक क्रिया मायोफाइब्रिल में होती है जब कंकालीय पेशियां संकुचन करती है। ठीक है, आपको इसमें से इसमें ये बता रखा है कि हल्के बैंड, गहरे बैंड और हाइड्रोजन क्षेत्र। तो इन्होंने ये बोला है कि जब मायोफाइब्रिल में होती है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या है, कंकालीय पेशियां संकुचन करती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो हल्के बैंड है वो छोटे होते हैं, गहरे बैंड परिवर्तित रहते हैं और जो हाइड्रोजन क्षेत्र है वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेखित पेशियां संकुचन करती है। तो जो रेखित पेशी है वो संकुचन कब करती है, तो एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से, या फिर मायोसिन फिलामेंट के एक्टिन फिलामेंट पर फिसलने से, या मायोसिन फिलामेंट के खींचने से, या एक्टिन फिलामेंट के खींचने से। तो जो रेखित पेशियां संकुचन करती है ना, वो संकुचित होती है क्योंकि एक्टिन फिलामेंट के जो मायोसिन फिलामेंट होता है ना, मतलब एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर फिसलने से, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर फिसल जाता है। इस वजह से जो रेखित पेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं। पेशियों का प्रकार होता है, तो पेशियां जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, हृदय में अनैच्छिक एवं अरेखित चिकनी पेशियां, आंत में रेखिक एवं अनैच्छिक पेशियां, जांघों में रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां, या फिर ऊपरी भुजा में चिकने पेशी तंतु जो आकृति में तरकु रूप होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो पेशियां होती है वो जांघों में रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रेनियम 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, इनके नाम है। तो जो क्रेनियम है वो 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्रेनियम कितने अस्थियों से बनी होती है, तो 8 अस्थियां हो सकता है, आपको ऑप्शन में मिल जाए 8। ठीक है, तो अब इसके नाम पूछे हैं आपसे, तो उसके उन अस्थियों के नाम होते हैं फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और एंथमोइड। ठीक है, ये सवाल वाकई में इंपॉर्टेंट है, एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, रट लेना इनको तो बिल्कुल। ठीक है, टिम्पेनिक बुल्ला नामक श्रवण कोश की उपस्थिति लक्षण है। तो जो टिम्पेनिक बुल्ला है ये श्रवण कोश की मतलब लक्षण है। तो किसमें, मेंढक की करोटी का, सशक की करोटी का, या इनमें से किसी का नहीं, या दोनों की करोटियों का। तो ये लक्षण किसमें देखने को मिलता है, तो ये मिलता है सशक की करोटी का। ठीक है, मनुष्य के हाथ का फेलेंजियल सूत्र क्या है, तो जो मनुष्य के हैंड है इसका सूत्र है 2 3 3 3 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेशी संकुचन हेतु उत्तरदायी रासायनिक आयन है। तो पेशी संकुचन के लिए कौन से रासायनिक आयन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयन, पोटेशियम, या फिर सोडियम पोटेशियम, या कैल्शियम मैग्नीशियम, या सोडियम और कैल्शियम। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम। पेशी संकुचन के दौरान, तो पेशी जब संकुचित होती है तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो ध्यान रखना, जब आपके पेशी संकुचन होता है तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्तनियों में जाइगोमेटिक प्रवर्ध निकलता है, तो जो जाइगोमेटिक प्रवर्ध है वो मैंडिबल से निकलता है या मैग्जिला से, प्री मैग्जिला से या स्क्वे मोजल से। तो स्तनियों में जो जाइगोमेटिक प्रवर्ध है वो निकलता है मैग्जिला से, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था कि मैम आप टेस्ट ले लिया करो, तो आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट भी तो परफॉर्म कर सकते हो। मैं क्वेश्चन बोलूँ तब तक आप अपने मन में आंसर सोच लिया करो। अच्छा बात है ना कि साथ के साथ ही अगर आपका गलत हुआ तो आपको राइट आंसर भी पता चल रहा है। देखो मैं अकेले आपका टेस्ट भी लूँ और आपको सवाल भी करवाऊँ और आपके कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी बनवा दूँ, इतना सब पॉसिबल नहीं हो पाता, अभी ये चीज़ समझ सकते हो, पर जितना होता है मैं करवा देती हूँ। तो अस्थि तथा उपास्थि में मुख्य अंतर होता है खनिज लवण का, हेवर्सनियल कैनाल का, लसिका वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। तो अस्थि और उपास्थि के अंदर मुख्य अंतर के अंदर क्या आते हैं, तो ध्यान रखना हेवर्सियन कैनाल आती है। एक कंकाल पेशी की गहरी पट्टियाँ ए पट्टियाँ कहलाती है, ठीक है। एक कंकाल पेशी है उसकी जो गहरी पट्टियाँ होती है उसको ए पट्टियाँ बोलते हैं। उनका नाम आइसोट्रॉपिक बैंड्स, एनाइसोट्रॉपिक बैंड्स या फिर इंटरकैलेटेड डिस्क या फिर क्रॉस ब्रिज। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको कहा जाएगा एनाइसोट्रॉपिक बैंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक स्तनधारी का एक्सिस वर्टिब्रा एटलस से भिन्न होता है। तो वो स्तनधारी का जो एक्सिस है वो एक्सिस वर्टिब्रा जो है वो एटलस से भिन्न होता है। क्यों होता है, तो कशेरुकाय की अनुपस्थिति के कारण, कशेरुकाय की उपस्थिति के कारण, केंद्रीय विशाखा नाल की उपस्थिति के कारण या दंता प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेलियस एक भाग है, तो मेलियस एक भाग है किसका, कशेरुकों के अग्रपादों का, कॉकरोच के प्रजनन अंग का, खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थियों का या फिर मेंढक की खोपड़ी का। तो मेलियस जो है वो किसका भाग है, तो ध्यान रखना जो मेलियस है वो खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थियों का है, ठीक है। थोड़ी हिंदी ऐसी ही है, कभी कभी होता है कि बोला भी नहीं जाता, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दाहिने हाथ में कुल अस्थियां होती हैं, तो जो आपका राइट हैंड है उसके अंदर कितनी अस्थियां होती है, तो 30, 32, 35 या 40। तो ध्यान रखना 30 होती हैं। मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी या 12 जोड़ी। तो ध्यान रखना मेंढक में जो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो होती है 10 जोड़ी। पेशी के संकुचन का कार्य है, तो पेशी संकुचित होती है, उसका रीजन क्या है, मायोसिन, एक्टिन, एटीपी या फिर एक्टोमायोसिन, ठीक है। तो जो पेशी संकुचित होती है उसका कारण है एक्टोमायोसिन। क्वेश्चन नंबर 19, मानव करोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संधि को कहते हैं, तो मानव करोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं, सिनेंथ्रोडियल संधि, सिनोवियल संधि या कार्टिलेजिनस संधि या फिर फाइब्रस संधि। तो इसको कहा जाएगा सिनोवियल संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है कि कौन किसके साथ मैच होगा, ठीक है। तो आपको एक तरफ अस्थियां दे रखी है और दूसरी तरफ आपको संख्याएं दे रखी है, ठीक है। तो जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना इसके अंदर 22, कशेरुकाय में कितनी होती है, तो इसके अंदर होती है 26। पसलियाँ कितनी होती है, तो पसलियों में आएगा 24। स्टर्नम के अंदर आएगा 1। अंश मेखला के अंदर आएगा 4 और भुजाओं के अंदर आएगा 60 और कर्ण अस्थियों के अंदर 6 ही आएगा और इसके अंदर जो श्रोणी मेखला है उसके अंदर आएगा 2, ठीक है। तो अब देख लो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। तो जैसे इसमें बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी एक का देखे जैसे पूछ ले स्टर्नम में, तो ध्यान रखना एक होता है, ठीक है। ऐसे कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है और ऐसे मैच द फॉलोइंग्स वाले सवाल अच्छे भी होते हैं, क्योंकि आप तो एक सवाल करते हो बट आपके 3-4 सवाल ये फ्री में करवा के जाते हैं। मतलब अभी सीखने के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आपको मैच द फॉलोइंग में एक का ऑप्शन भी पता है तो इजीली आप ऑप्शन डिलीट करके, ऑप्शन को कट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई है, तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोलेजन, सार्कोमियर, पट या मायोफाइब्रिल्स। तो जो पेशी संकुचन है उसके आधारभूत इकाई होती है सार्कोमियर। श्रोणी मेखला की कप सदृश संरचना एसिटाबुलम मनुष्य की बनती है, तो जो श्रोणी मेखला की जो कप जैसी संरचना है एसिटाबुलम वो किसकी बनी होती है, इलियम, इस्चियम या प्यूबिस से, इलियम, इस्चियम एवं कोटिलोइड से या फिर इलियम एवं इस्चियम से या फिर इलियम एवं कोटिलोइड से। तो जो मनुष्य की श्रोणी मेखला के अंदर एसिटाबुलम देखने को मिलता है कप जैसी स्ट्रक्चर का, तो वो किसका बना होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से। इंटरफेलेंजियल जोड़ कहलाते हैं, तो जो इंटरफेलेंजियल जोड़ हैं वो क्या कहलाते हैं,
स्थिर जोड़, कब्जा जोड़, चलनशील जोड़ या सीधे जोड़, तो ध्यान रखना कब्जा जोड़ कहलाते हैं। हृदय की पेशियाँ, हृदय की जो पेशियाँ होती है वो किस तरह की होती है? ऐच्छिक एवं रेखित। आपकी इच्छा से चलती है क्या आपकी हृदय की पेशियाँ? नहीं ना, वो अपनी मर्जी से धड़कता है। तो ऑब्वियस ऐच्छिक वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। तो अनैच्छिक एवं चिकनी, अनैच्छिक एवं रेखित, तो ध्यान रखना अनैच्छिक एवं रेखित। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के शरीर के बारे में क्या सही है? तो मनुष्य के शरीर के बारे में इनमें से क्या सही है कि गर्दन में, अभी जैसे मैंने आपको अभी मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में बताया था ना कि किसके अंदर कितनी अस्थियाँ या कशेरुकाएँ हैं, मतलब अस्थियाँ बताई थी। तो देख लो, ऐसे आपको ऑप्शंस दे के भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 12 वक्षीय कशेरुकाएँ हैं। इसके अलावा ये सब गलत है, ठीक है, और आपसे सही ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पक्षियों की श्रोणी मेखला एक जटिल संरचना से जुड़ी होती है जो अंतिम वक्षीय सभी कटी एवं प्रथम 5 पुच्छ कशेरुकाओं के संयोग से बनी होती है। यह संरचना कहलाती है। तो ये पक्षियों की श्रोणी मेखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं सिंसय क्रम, संधान, युग्मज, केंद्रक या सिंपेल विष। तो ध्यान रखना सिंसय क्रम बोला जाता है इसको। अरे क्वेश्चन नंबर 27 है, पेशीय थकान निम्न में से किसके एकत्रित होने के कारण होती है? तो जब आप लोग कभी कोई काम करते हो या फिर शरीर का यूज़ लेते हो हैं तो पेशीय थकान मतलब आपको थकान सा फील होता है ना, तो वो जब पेशियों में क्या एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से आपको पेशीय थकान होती है? तो पायरुविक अम्ल, एटीपी, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के जमा होने पर आपको थकान फील होती है। लंबी अस्थि का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो जो लंबी अस्थियां होती है उसका मध्य भाग क्या कहलाता है? डाइफाइसिस, एपीफाइसिस, हाइपोफाइसिस या जाइगोपोफाइसिस। तो ध्यान रखना डाइफाइसिस कहलाता है। हेवर्सियन नलिका में क्या पाया जाता है? तो जो हेवर्सियन नलिका है उसमें तंत्रिकाएं तंतु, धमनी एवं सिरा केवल या फिर एक धमनी, सिरा, लिम्फ वाहिनी, तंत्रिका तंतु एवं कोशिकाएं। तो ध्यान रखना जो हेवर्सियन नलिका है उसके अंदर एक धमनी पाई जाती है, सिरा पाई जाती है, लिम्फ वाहिनी, तंत्रिका तंतु और कोशिकाएं, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंदुक खल्लिका संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है? तो जो कंदुक खल्लिका संधि है वो ह्यूमरस तथा अंश मेखला के मध्य, फीमर एवं एसिटेबुलम के मध्य, ह्यूमरस एवं अल्ना के मध्य या फीमर एवं श्रोणी मेखला के मध्य। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो कंदुक खल्लिका संधि है वो फीमर एवं श्रोणी मेखला के मध्य पाई जाती है। अब ये सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दे फीमर एवं श्रोणी मेखला के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? तो ध्यान रखना कंदुक से खल्लिका संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है? तो 409, 439, 539 या 639। तो ध्यान रखना 639। सबसे कठोर पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो सबसे कठोर पदार्थ अस्थि में ओसिन, दांत में इनेमल, काइटिन, प्रोटीन या पेशियों में मायोसिन। तो इसमें से सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर है। निम्न में से एक स्पंजी अस्थि में नहीं होता है, तो मतलब इनमें से कौन सी है जो स्पंजी अस्थि में नहीं आता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थि मज्जा, लेकुनियम, कैनालिकुली, हेवर्सियन नलिकाएं। तो इसके अंदर क्या है जो नहीं आता है? तो ध्यान रखना हेवर्सियन नलिकाएं जो है वो स्पंजी अस्थियों में नहीं आता है। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थि मज्जा, लेकुनी एवं कैनालिकुली आता है, ठीक है। वे कशेरुकाएं जिनमें वर्टिब्रेट्रियल नलिका पाई जाती है, तो जो वर्टिब्रेट्रियल नलिका पाई जाती है उस कौन सी कशेरुकाएं होती हैं? सेक्रल, कोडल, सर्वाइकल या लंबर। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी झिल्लीनुमा अस्थि है? तो इनमें से कौन सी ऐसी अस्थि है जो इनमें से कौन सी अस्थि है जो झिल्लीनुमा है? फ्रंटोपेराइटल, स्फिंथमोइड, प्रोटिक या फिर एक्सो ऑक्सीपिटल। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो फ्रंटोपेराइटल अस्थि होती है वो झिल्लीनुमा होती है। आपको पूछा जा सकता है फ्रंटोपेराइटल अस्थि किस तरह टाइप की होती है? तो ऑब्वियसली झिल्लीनुमा। पेशियाँ किस संरचना के द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती है? तो पेशियाँ जो होती है आपके शरीर की वो अस्थियों से किसकी सहायता से जुड़ी होती है? एरियोलर ऊतक, ट्रेकिया, टेंडन या फिर पेशिया। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन किस में पाया जाता है? तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो कपाल में, रेडियो अल्ना में, क्वाड्रेट में या श्रोणी मेखला में। तो ध्यान रखना ये श्रोणी मेखला में पाया जाता है, ठीक है।
तो आपका ये पेपर यहीं ख़त्म होता है। देख लो हमने 15 मिनट के अंदर पूरे 37 क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखो मैं भी नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मुझे भी पता है आपका मतलब टाइम कीमती है, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन अपन ने 15 मिनट्स में कर लिए, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है केमिस्ट्री के सवाल हो गए या फिजिक्स के जब करेंगे तो उनमें लगता है। तो आप लोग, आई होप आपको अगर ये सेशन पसंद आया या फिर आपको ऐसे MCQs करवाना अच्छा है, या आप ही के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं करवाए जा रहे, ठीक है। तो आराम से करिए। और एक बच्चे ने पूछा था ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो होने को तो हर चीज़ पॉसिबल है, बट ऐसा मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि थ्योरी पढ़ी नहीं और थ्योरी के बिना क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन देख भी रहे हो और आंसर भी देख रहे हो, तो एक बार आपने सवाल देख लिया तो कोई गारंटी नहीं है आपको ये आंसर एग्जाम टाइम में भी याद आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये तभी याद आएंगे जब आपका थ्योरी मतलब बिना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ओनली थ्योरी पढ़ने से, वैसे ही ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं होगा उन चीज़ों के बारे में तो कितना रटोगे? हो तो इंसान ना, कितना रट लोगे? घोट के तो नहीं पी सकते। तो रिक्वेस्ट है थोड़ा बहुत ऐसा कर लो, 2 घंटे अगर आप किसी मतलब 4 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो 2 घंटे सवाल देख लो और 2 घंटे आप रिवीजन करो या थ्योरी पढ़ो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल मैनेज करो, बट दोनों उतने ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता ओनली सवाल करने से सिलेक्शन हो जाए या ओनली थ्योरी पढ़ने से। तो दोनों का इंपॉर्टेंस दो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।